ये जो धारा प्रकरण 2016 के पहले भी आसपास भी हुआ, कहीं किसी ने क्या बोला, किसने क्या सुना, किसी ने किस बात को कैसे समझा, कोई समझ में नहीं आई और सारा षड्यंत्र जो है वो चलते चले गए। अभिमन्यु को तुषार जी आप चिंता कर रहे थे, अभिमन्यु को षड्यंत्रों की परवाह नहीं है। ये सोशल मीडिया का युग है, रील का जमाना है, इसके अंदर सही बात को पकड़ पाना और सही और गलत को अलग कर पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। मैं आज इस कार्यक्रम में कोई राजनीतिक बात करने के लिए नहीं आया, आप सबके माध्यम से, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है वो अकेला नहीं, एक एक व्यक्ति के साथ सैकड़ों हजारों लोग उनके गांव, उनके क्षेत्र से उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये कुरुक्षेत्र की वो धरती है जहां से हजारों साल पहले दिया हुआ गीता का संदेश आज भी पूरे विश्व के अंदर संदेश देने का, तो दुनिया का मार्गदर्शन करने का काम कर रहा है। और इस धर्मशाला का भी वही स्थान है कि यहां से निकली हुई बात केवल हरियाणा और हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में जाने का संभावना रखती है। ये मेरा समाज आज पूरे चारों तरफ के वातावरण में बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर के विचलित होता है, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होता है और कहीं ना कहीं ये चिंता में हमारे बुजुर्ग हैं कि समाज की दशा क्या है और समाज की दिशा क्या होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर रोज हम अपने घरों में, अपनी चौपालों में, अपने हुक्कों पर बैठ करके चर्चाएं करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत चर्चाएं चलती हैं, बहुत सारे प्रयास भी हो रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी हो रहे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग, विद्वान लोग अपने अपने तरीके से समाज को आगे दिशा देने के लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन इतनी तेजी से बदलता हुआ यह आधुनिक ये सोशल मीडिया का युग है, रील का जमाना है, इसके अंदर सही बात को पकड़ पाना और सही और गलत को अलग कर पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके बीच में केवल मात्र 2016 से लेकर के हरियाणा प्रदेश के भाईचारे में जिस प्रकार की कटुताएं आई, जिस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उसको लेकर के अपने अपने भाव रखे हैं। मैं आभारी हूं कृष्ण चौकन जी का, इनकी पूरी कमेटी का और इस धर्मशाला का, कि जिस धर्मशाला की तरफ हम हमेशा देखते थे कि यहां से कोई बात निकले तो उस बात को लेकर के हम आगे चलेंगे, कि उन्होंने आज मुझे अपनी बात कहने के लिए मंच दिया है। और इस मंच को केवल मात्र कोई जाट समाज का मंच समझे तो मुझे लगता है कि वो भी एक और समझ की गलती हो जाएगी, भूल हो जाएगी। आदरणीय तो रणजीत सिंह जी को ध्यान होगा, लगभग 27-28 साल पहले इस धर्मशाला से मेरा परिचय अगर किसी ने करवाया था, इस धर्मशाला से मुझे किसी ने कभी जोड़ा था, वो कोई जाट समाज के व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने हमारे परिवार को जोड़ा था। वो सरदार गुलजार सिंह सैनी जी, पूर्व सांसद साहब, इस जाट धर्मशाला के किसी जरूरी काम को लेकर के पंचायत और कमेटी के साथ में हमारे पूज्य पिताजी और डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के साथ मिलने के लिए गए थे और वो उनकी पैरवी देखी। वो जिस प्रकार से जोड़ी करके, अपनी जोड़ी उठा करके उन्होंने वर्मा जी को कहा, ये हमारी धर्मशाला के लिए ये काम आपने करना है, ये बहुत जरूरी है, ये केंद्र सरकार का काम है, ये आपने करवाना है। तब मुझे इस धर्मशाला का तब से लेकर के आज तक मैंने इसको समझा है कि ये धर्मशाला सही मायने में जिसका जाट समाज का जो असली स्वरूप है, जो सर्व समाज को साथ लेकर के जोड़ करके और सर्व समाज के लिए काम करता है,
असली स्वरूप कहीं देखने को मिलता है तो ये कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में देखने को मिलता है। और हमारे देखते देखते वो जो भाईचारा, मैंने कितनी बार यहां से गुजरता था, फसल आती थी, ट्रैक्टर ट्रालियों की लाइन लग जाती थी, मैं देखने के लिए आता था, अन्न और अनाज के भंडार परमात्मा की कृपा से भरते थे। मैं प्रधान जी से पूछा करता था, इतनी जगह नहीं है, कहां रखोगे, सारा साल भंडारा चलेगा। इतनी सुंदर व्यवस्था हमेशा समाज के लोगों ने बनाई, एक आदर्श रख दिया कि कोई समाज की कोई संस्था चलानी हो तो उदाहरण दिया जाता है कि कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला वालों से पूछ करके और देख करके आओ कि संस्था कैसे चलाई जाती है, समाज की संस्था कैसे चलती है। लेकिन वो 28-30 साल के दौर में समाज की न जाने कितनी संस्थाओं को देखा, विभिन्न समाजों की संस्थाओं को देखा, हरियाणा प्रदेश और देश के अंदर भी जाकर के देखा। बहुत सारी संस्थाओं में छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और खूब तरह की अलग अलग प्रकार की बातें कही जाती हैं, बहुत कड़वी बातें कही जाती हैं, छोटी छोटी बातें कही जाती हैं। उससे संदेश जा रहा है कि हम कहीं न कहीं हमारी जो बड़ी सोच थी, हमारी जो व्यापक दृष्टि थी, जो हम ये माना करते थे कि भाई हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम लोग सर्व पंथ समभाव में विश्वास रखते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी सोच संकीर्ण होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है। और ये केवल आज हरियाणा में सोशल मीडिया पे देखते हैं, प्रधान जी जो करापा लड़ा, हाँ मैंने तो दूसरे भाई भी नहीं वो लड़ते देखे हैं, उनकी कापा उनकी धर्मशाला सारा मामला। थोड़े दिन पहले जज्जर के अंदर भी भाई धर्मो बैठे हैं, जज्जर में भी कुत्ता बाज रहा था। अब जो है भाई बड़े विद्वान कौम है, हमारी विद्वान कौम के उनके कार्यक्रम में भी ये हमारा परिचय नहीं था, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। हम इस तरह से मर्यादा तोड़ करके बातचीत नहीं करा करते थे। कहीं न कहीं आज के युग में एक नया सवाल खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है कि भाई अपनी बोल भाषा मर्यादा, इस चीज को हमें फिर से अपनाना चाहिए। सर छोटूराम ने आज से 100 साल पहले कहा था, ए बोले किसान दो बात ले जान, बोल न ले सीख और दुश्मन को पहचान। सर छोटूराम ने 100 साल पहले समझाया, और जब वो जानकर सभा का संचालन करते थे तब भी जाट सभा केवल एक जाट समाज के लोगों की नहीं, वो 36 बिरादरी के लोगों का समावेश करती हुई वो जाट सभा बनाया करते थे। उसके अंदर अनुसूचित जाति के भाई भी होते थे, अन्य किसान जातियों के भाई भी होते थे, और उनको सब किसान का नाम एक जाति के रूप में जमींदारा पार्टी के तौर पर अपने यूनियनिस्ट पार्टी के झंडे के ऊपर राजनीतिक कार्य करते हुए वो सारे समाज को जोड़ करके रखते थे। वो सबको कहते थे कि बोलना ले सीख। अब बोलना ले सीख का मतलब क्या हुआ कि हमको गूंगे थे, हमारे पूर्वज, इनको बोलना नहीं आता, या उनकी भाषा में कोई कमी थी। ये इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान है कि बोलना ले सीख पूरे कई पीएचडी हो जाए, इसके ऊपर समझ में नहीं आएगा अभी तक भी कि बोलना किस प्रकार से है, किसको बोलना, कैसे बोलना, किस प्रकार से बोलना, किन शब्दों में बोलना, मध्यम बोलना, ऊंचा बोलना, कड़वा बोलना, प्यार में बोलना, गुस्से में बोलना, हर प्रकार के बोलने का महत्व है। कहीं कहीं प्यार से बोलने का जरूरत है और कहीं कहीं तीसरा नेत्र खोल करके भी बोलने की जरूरत पड़ती है, अलग अलग प्रकार से। लेकिन कहां बोलना, कैसे बोलना, किसको बोलना, किस प्रकार से बोलना है, बड़ा विज्ञान है। लेकिन 100 साल पहले दिया हुआ हमारे भगवान ने वो ज्ञान आज तक हम उसको पूरी तरह से समझ और स्वीकार नहीं कर पाए। ये जो धारा प्रकरण 2016 के पहले भी आसपास भी हुआ, कहीं किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या सुना, किसी ने किस बात को कैसे समझा, कोई समझ में नहीं आई,
और सारा षड्यंत्र जो है वो चलते चले गए। अभिमन्यु को, तुषार जी आप चिंता कर रहे थे, अभिमन्यु को षड्यंत्रों की परवाह नहीं है। मैं तो कुरुक्षेत्र की धरती से हमेशा प्रेरणा लेकर के जाता हूँ। हजारों साल के बाद भी अगर अभिमन्यु का नाम आज भी लिया जाता है, इसलिए लिया जाता है कि षड्यंत्रों के बावजूद भी, चक्रव्यूह में फंस करके भी वो शहीद कहलाया है, वो गायक नहीं कहलाया है। हमें चक्रव्यूह की परवाह नहीं है, लेकिन चक्रव्यूह से निकालने के लिए, समाज को निकालने के लिए, आज चक्रव्यूह में समाज है। आज चक्रव्यूह में पूरा हमारा सर्व समाज आपस में इस प्रकार के एक दूसरे के साथ भाईचारे को मिटा करके कहीं ना कहीं आज कटुताएं बनी हुई है। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी राजनीतिक ताकतें रही जिन्होंने हरियाणा समाज के भाईचारे के अंदर, आपस के अंदर विश्वास को तोड़ करके और उनके अंदर एक खाई बनाने का काम किया है। जिसने भी किया है, जो भी कोई करता है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए करे, किसी और स्वार्थ के लिए करे, कोई भी करे, या नाम किसी का नहीं लूंगा या किसी के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे लिए मंदिर का स्थान है, कोई भी करे, मैं उसको जाति विरोधी नहीं, मैं उसको केवल समाज विरोधी नहीं, मैं उसको मानवता विरोधी मानता हूं, मैं उसको देश विरोधी मानता हूं। तो एक समाज को दूसरे समाज के सामने खड़ा करने का षड्यंत्र करे, हम सब मिलजुल करके काम करेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा, हरियाणा भी आगे बढ़ेगा और हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा। हमें सोचना जरूर है